नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज के सत्र से हम एक बार फिर शुरू कर रहे हैं। स्वास्थ्य अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन इतना भी खराब है कि क्लास न ली जा सके। तो हम फिर से धीरे धीरे गति पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपके पाठ्यक्रम में भवानी प्रसाद मिश्र की 3 कविताएं संकलित हैं। उनमें से आज एक कविता पर हम बातचीत करेंगे, सतपुड़ा के घने जंगल। भवानी प्रसाद मिश्र, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से एक है। और ये सतपुड़ा के घने जंगल जो कविता है, ये उन्होंने 1939 में, अगस्त 1939 में लिखी थी। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि जब भी हम किसी कविता को पढ़ते हैं या किसी भी रचना को, चाहे वो गद्य की हो या पद्य की हो, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका लेखन वर्ष, उसका रचना काल क्या है या उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, ताकि हम अनुमान लगा सकें कि किन परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों से प्रभावित होकर, किस मनस्थिति में कवि ने या गद्यकार ने या कथाकार ने वो रचना लिखी होगी। तो 1939 का वर्ष न केवल भारतवर्ष के लिए, अभी तो पूरे विश्व के लिए बहुत उथल पुथल वर्ष था। और उस स्थिति में ऐसा कहा जाता है कि बैतूल नाम में एक स्थान पर बैठकर, एक पहाड़ी पर बैठकर कवि ने ये रचना की। मैं बैतूल कभी गई नहीं हूं, और ऐसा सुनने में आया, मैंने शायद कहीं पढ़ा था कि सरकार ने अब एक शिला पर इस कविता को अंकित कराकर, वहां पर शिलांकित कराकर लगा दिया है। तो अगर कोई विद्यार्थी साहित्य समाधान से जुड़ा है और बैतूल और उस आसपास के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, परिचित है, तो वो इस बात को कंफर्म करे, इसकी पुष्टि करे कि क्या सचमुच ये कविता शिलांकित की गई है या नहीं। तो इस कविता की खास बात यह है दोस्तों कि सामान्य तौर पर पढ़ने पर यह लगता है कि ये एक बहुत साधारण सी जंगल का वर्णन करने वाली कविता है, लेकिन कोई भी कवि, और खास तौर से भवानी प्रसाद मिश्र जैसे कवि, कभी भी कोई मामूली बात नहीं कहते। वे इन जंगलों के माध्यम से, इस सतपुड़ा के घने जंगलों का वर्णन करने के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जीवन हमेशा, संसार हमेशा विपरीत परिस्थिति के बीच जन्म लेता है, विकसित होता है, परिवर्तित होता है, परिवर्धित होता है और चरमोत्कर्ष को प्राप्त होता है। हमें अगर प्रगति करनी है तो हमें संघर्षों से घबराकर अपने कदम पीछे नहीं उठाना है, बल्कि उन संघर्षों से जूझने की प्रवृत्ति अपने अंदर विकसित करनी है, ताकि हम बड़ी से बड़ी, भयानक से भयानक, खतरनाक से खतरनाक स्थिति से जूझकर उसके पार जा सकें। और उसके पार निकलने के बाद जो सफलता का आनंद, जो सफलता की चमक हमारे, उसकी कोई सानी नहीं होगी। उसकी तुलना, उस आनंद की तुलना, उस चमक की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। और ये सतपुड़ा के घने जंगल कविता के माध्यम से कवि यही संदेश देना चाह रहे हैं। लगभग आधी कविता में कवि ने भयानकता का वर्णन किया है सतपुड़ा के घने जंगलों की, और उसके बाद किस तरह से विषय वस्तु एकदम करवट लेती है और कैसे उसे जीवंत कविता में बदल देते हैं। सतपुड़ा के घने जंगलों के स्वरूप का हमारे जीवन में क्या महत्व है, किस तरह से आनंद की तरंगे, किस तरह से जीवन उनके, वो बात यहाँ आधी कविता पढ़ने के बाद शुरू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। एक एक शब्द पर ध्यान देंगे दोस्तों। ये शब्द जो बहुत साधारण और सहज लग रहे हैं, वास्तव में बहुत ही गहरी भावाभिव्यंजना करने वाले हैं। तो देखिए, नींद में डूबे हुए का मतलब क्या होता है। नींद में डूबा हुआ व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण से, अपने हृदय से परिचित नहीं होता, बेखबर अपनी नींद में खोया हुआ होता है। यानी सतपुड़ा के जंगल ऐसे हैं जैसे नींद में डूबा हुआ व्यक्ति होता है, यानी अपने आसपास के परिवेश से बेखबर नींद में डूबे हुए हैं। ऊंघते अनमने जंगल, ऊंघना, ऊंघना क्या है। एक तो नींद में डूबा हुआ व्यक्ति बिल्कुल चैतन्य नहीं होता, मतलब प्राण होते हैं उसमें, लेकिन परिवेश के प्रति वो जागरूक नहीं होता। और ऊंघता हुआ व्यक्ति, उसकी आंखें अधकुली होती जरूर है, लेकिन न वो अपने भीतर झांकता है और न बाहर देखता है। तो ऊंघते यानी परिवेश से बेखबर है, अनमने यानी परिवेश की किसी भी गतिविधि में मन नहीं लगाते,
सतपुड़ा के घने जंगल। अब सतपुड़ा के घने जंगलों पर इन मानवीय क्रियाओं का आरोप करने का कवि का उद्देश्य क्या है? क्योंकि उस समय जबकि हमारा देश पराधीन था, उस समय के लोगों की स्थिति कैसी थी? नींद में डूबे हुए, चेतना नहीं थी, जागृति नहीं थी, अपने अधिकारों के प्रति सजगता नहीं थी। तो वो सारे सतपुड़ा के घने जंगलों के माध्यम से वे उस समय की समकालीन परिवेश की मन स्थिति, मनुष्य की स्थिति, भारतवासियों की स्थिति का चित्रण कर रहे हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। झाड़ ऊंचे और नीचे, अब वर्णन किया जा रहा है सतपुड़ा के जंगलों का कि बहुत घने हैं, नींद में डूबे हुए हैं, अनमने हैं, ऊंघते से लगते हैं, और इसमें झाड़ यानी वृक्ष, झाड़ मतलब वृक्ष, इसमें ऊंचे ऊंचे वृक्ष भी हैं, पेड़ भी हैं, और नीचे यानी कम ऊंचाई वाले पेड़ भी हैं, चुप खड़े हैं आंख नीचे। लेकिन वो कैसे हैं? देखिए, मानवीकरण, हर जगह आपको मानवीकरण मिलेगा। वे पेड़, वे वृक्ष कैसे खड़े हैं? आंखें बंद करके खड़े हैं। आंखें बंद करके खड़े होने का मतलब क्या है? परिवेश के प्रति बेखबर है, यानी वृक्ष भी परिवेश के प्रति बेखबर है। एक एक क्रिया पर ध्यान देंगे आप, तब आप समझ पाएंगे। और इसको सतपुड़ा के जंगलों से भी जोड़ना है इस कविता को, और इस कविता को 1939 के भारत के लोगों से जोड़ना है। दोनों ही स्थितियों से जोड़कर आप चलेंगे तो आप आसानी से इस कविता को समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत गहरी, बहुत कठिन कविता ये नहीं है। घास चुप है, कास चुप है। अब देखिए, यहां तक तो बेखबरी है कि परिवेश के प्रति जागरूकता नहीं है, चेतना नहीं है, अनमनापन है, उपेक्षा, अवहेलना का भाव है कि परिवेश से हमको क्या लेना देना, कुछ भी आसपास घटित। लेकिन आगे की देखिए बात, घास चुप है। अब इस सतपुड़ा के जंगल में जो घास उगी हुई है वो चुप है। कास चुप है। कास भी एक सफेद प्रकार की घास होती है, सफेद रंग की घास होती है, तो वो भी चुप है, यानी परिवेश में चुप्पी है। यहां से यहां तक परिवेश की बेखबरी, और यहां पर चुप क्यों है? आतंक, भय, आतंक और भय की ओर संकेत कर रहे हैं कि परिवेश में, जंगल के परिवेश में भी आतंक और भय है। लेकिन घास और कास चुप क्यों है? मानवीय क्रियाओं का आरोप यहां भी हो रहा है, मानवीकरण है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी शासन के दौरान अपने विचारों को खुलकर अभिव्यक्त करना बहुत मुश्किल था, आतंक का राज्य था। तो कुछ एक लोग ही ऐसे थे जो अपनी आवाज शोषण और अत्याचार के खिलाफ, दमन चक्र के खिलाफ बुलंद कर पाते थे, और फिर उन्हें वो कष्ट भी झेलने पड़ते थे। लेकिन अधिकांश लोग ऐसे थे जो चुप्पी साध लेते थे, सोच सोच कर कदम रखते थे, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना न करना पड़े। उसी स्थिति की ओर यहां संकेत किया जा रहा है घास और कास के माध्यम से। आगे चलें। मूक शाल, अब देखिए, चुप और फिर मूक एक ही, लगभग एक जैसे शब्द हैं। मूक शाल, पलाश चुप है। शाल के वृक्ष भी मूक हैं, पलाश के वृक्ष भी चुप हैं, यानी पूरे परिवेश में एक सन्नाटा छाया हुआ है। ये चुप्पी, ये मौन किस बात का प्रतीक है? सन्नाटे का प्रतीक है। और सन्नाटा कब होता है? जब भय और आतंक की स्थिति होती है। बन सके तो धसो इनमें, कवि कहते हैं कि ऐसे खतरनाक वातावरण में, ऐसे जंगल में जो घना है, जिसमें ऊंघते अनमने जंगल हैं जो, और जिनमें चारों ओर सन्नाटा है, खतरा है, भय है, आतंक है, अगर तुम साहस कर सको तो इनमें प्रवेश करने की कोशिश करो। यानी इस वातावरण में अगर तुम में साहस है, निर्भीकता है, तो तुम आगे बढ़ सकते हो। कैसा वातावरण? अंग्रेजी शासन की पराधीनता का, उसके दमन चक्र के तले पिसता हुआ आतंक का वातावरण। धंस न पाती हवा जिनमें, अब धंसना शब्द किस बात का प्रतीक है? कि इतना घनापन है जंगल का, यानी परिवेश में इतना अधिक आतंक है कि आदमी सहज रूप से, उन्मुक्त रूप से सांस भी नहीं ले सकता, उसको लेने में भी घबराता है। तो बन सके तो धंसो इनमें, कि अगर तुम में साहस है, तुम में कोशिश कर सकते हो, तो इन जंगलों में, इन घने जंगलों में प्रवेश करने का प्रयास करो। और ये जंगल कैसे हैं? जिनमें हवा भी प्रवेश नहीं कर पाती,
यानी इतनी अधिक भयावहता है वातावरण में, इतना अधिक आतंक है कि हवा भी नहीं चलने में कतराती है। व्यंजना ये है कि व्यक्ति सामान्य तौर पर सांस लेने में, जीवन जीने में भी कतराता है, बोलना तो बहुत दूर की बात है। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल, ये यहां तक बात हो गई। अब देखिए यहां तक ये किस किस बात का प्रतीक है? भय और आतंक। अब कवि परिवेश की विकृतियों की ओर संकेत कर रहे हैं। अब सतपुड़ा के घने जंगलों की और क्या खास बात है? सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते। वन होंगे, वृक्ष होंगे, लताएं होंगी, तो पत्ते तो होंगे, और पत्ते कुछ झड़कर जो नीचे गिरेंगे वो सड़ेंगे भी, गलेंगे भी, हरे पत्ते भी होंगे और धूप से जले हुए पत्ते भी होंगे। लेकिन यहां इन पत्तों के इन विशेषणों द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं कि परिवेश में, जीवन में विसंगतियां और विकृतियां बहुत अधिक हैं। यानी कुछ व्यक्ति बहुत घृणित गलीज जीवन जी रहे हैं, कुछ व्यक्ति तिल तिल कर मर रहे हैं, कुछ व्यक्ति खुश हैं, प्रसन्न हैं, आनंद पूर्वक जीवन जी रहे हैं, और कुछ व्यक्ति संघर्ष कर रहे हैं इन विपरीत परिस्थितियों से, उस संघर्ष के आग में जल रहे हैं। आगे चलें। वन्य पथ को ढक रहे, और इन सारे पत्तों ने, सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते और जले पत्ते, इन सब ने इस सतपुड़ा का जो जंगल का जो मार्ग है उसको पूरी तरह से आच्छादित कर दिया है। और यहां पर कुछ ऐसे पत्ते भी हैं, पंख दल में पले पत्ते, जो कीचड़ में, यानी पंख दल, पंख का मतलब होता है कीचड़, कीचड़ में पल, कुछ पत्ते ऐसे भी हैं जो कीचड़ में पल रहे हैं। कीचड़ में पल रहे हैं कि का साधारण अर्थ तो हो गया वृक्ष के पत्ता झड़ा, कीचड़ में गिर गया, और वहीं पर फिर से एक नया अंकुर फूटा, उसकी टहनी में से कुछ निकला और फिर वो पलकर बड़ा हो गया। यानी उसने कीचड़ में भी अपने आप को जीवित रखा। तो प्रतीक क्या हुआ कि कुछ भारतवासी, कुछ व्यक्ति घृणित स्थितियों में भी जीवित हैं। चलो इन पर चल सको तो। अब ऐसी विषम परिस्थितियों में अगर तुम साहस है, देखिए पहले क्या कहते हैं, धसो इनमें धस सको तो, धस न पाती हवा जिनमें। यानी इतनी सघनता है, इतना भयानक आतंक का वातावरण है कि जिसमें हवा भी प्रवेश नहीं कर पाती, यानी खुलकर व्यक्ति सांस भी नहीं ले पाता। अगर आप जी सकते हैं तो इसमें जीने का साहस करिए। दूसरी बात कहते हैं, चलो इन पर चल सको। ये जो मार्ग है, जो वन का मार्ग है, जो खतरों से घिरा हुआ है, घृणित स्थितियों से घिरा हुआ है, अगर इन पर चलकर अपनी प्रगति का पथ प्रशस्त कर सको तो इन पर अवश्य चलो, क्योंकि इसके लिए साहस की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर कवि का जो अंतिम संदेश है वो क्या निकलकर सामने आ रहा है कि विपरीत परिस्थितियां कितनी भी आए, कितनी भी घृणित स्थितियां आए, लेकिन व्यक्ति यदि साहस से, निर्भीकता से, धैर्य से, हिम्मत से काम ले तो वो हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर किसी में साहस नहीं है, किसी में निर्भीकता नहीं है, तो उसकी नियति क्या है? उसकी नियति है उन्हीं घृणित स्थितियों में जीवित रहना, या अपने जीवन को गले और सड़े पत्तों की तरह से तिल तिल करके समाप्त कर देना। दलो इनको दल सको, दलना यानी कुचलना। किसको दलना है? सामान्य अर्थ में पत्तों को दलना है कि इनको कुचलकर अपने पैरों के नीचे अगर तुम आगे बढ़ सको तो बढ़ो। लेकिन वास्तव में किनको दलना है? सांकेतिक अर्थ क्या है? विषम स्थितियों को। और विषम स्थितियां भी कैसी हैं? जो घृणित हैं। उन घृणित स्थितियों को दलना है, कुचल कर आगे बढ़ना है, क्योंकि तभी हम अपनी प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। ये घिनौने घने जंगल, और कवि कहते हैं कि ये जो घने जंगल हैं ये घिनौने हैं, यानी इसका परिवेश इतना घृणा से युक्त है कि इसको देख करके ही मन में घृणा के भाव जागृत हो जाते हैं। और ये जंगल बहुत घने हैं, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। तो देखिए भयानकता हो गई, परिवेश के प्रति लापरवाही, उपेक्षा हो गई, और घृणास्पद जीवन हो गया, यानी घृणा से भरे
जंगल यानी परिस्थितियां, जीवन जीने की जो परिस्थितियां हैं भारतवर्ष में, वो बहुत घिनौनी है। इस बात की ओर भी संकेत यहाँ किया जा रहा है कि जिन परिस्थितियों में भारतवासी जी रहे हैं वो वास्तव में एक मनुष्य के जीने के योग्य स्थितियां हैं ही नहीं। आगे चले। अटपटी उलझी लताएं। अब जंगल में वृक्ष तो होते ही हैं, वृक्षों की चर्चा कर चुके, पत्तों की चर्चा कर चुके। अब कवि कहते हैं कि यहाँ पर लताएं भी हैं, और वे लताएं कैसी हैं? अटपटी हैं, यानी बेतरतीबी से बढ़ी हुई हैं, उनमें कोई व्यवस्था नहीं है। बेतरतीब, अजीबो गरीब स्थिति में लताएं बढ़ रही हैं और आपस में उलझी हुई हैं। ये उलझी हुई बेतरतीब लताएं किस बात का प्रतीक है? यानी उस समय के परिवेश में अव्यवस्था और उलझन बहुत अधिक है। अगर तुम में साहस है, कवि कह रहे हैं, तो तुम इन उलझनों को दूर कर आगे बढ़ो, डालियों को खींच खाएं। और ये उलझी लताएं कैसी हैं, यानी ये उलझने कैसी हैं, जो डालियों को यानी वृक्षों की डालियों को भी जकड़ लेती हैं अपनी जकड़न में और उसे खींचकर खा जाती हैं, यानी समाप्त कर देती हैं, यानी उसे सुखा देती हैं। और दूसरे संदर्भ में अर्थ क्या हुआ कि ये लताएं इतनी उलझी हुई हैं, इतनी शक्तिशाली हैं, यानी ये उलझने इतनी शक्तिशाली हैं कि ये मनुष्य को, जीवित जो मनुष्य हैं, उनके जीवन को निष्प्राण कर देती हैं, निःशेष कर देती हैं। यानी इन उलझनों में घिरकर मनुष्य इनसे जूझ जूझ कर बेदम हो जाता है। पैर को पकड़े अचानक, और क्या करती हैं, ये दूर से दिखाई नहीं देती उलझने, अचानक कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा है तो वे उसके पैरों को आकर पकड़ लेती है। जिस तरह से हम वन में जाएं और हमारे पैरों में कोई लता अचानक जकड़ ले उसको, हमारे पैरों को, और हम घबरा जाएं, उसी तरह से ये उलझने जीवन में, परिवेश में, भारत के परिवेश में इस तरह से व्याप्त है कि कोई व्यक्ति जरा सा भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो ये उसके पैरों को पकड़ लेती है। और उसके बाद कितना भयभीत होता है व्यक्ति, जैसे कोई अचानक हमारे पैर पकड़ ले तो हमें लगता है, हम आशंकित होते हैं कि कहीं हमारे लिए प्राण घातक स्थिति तो उत्पन्न नहीं हो गई। तो वही कवि कह रहे हैं कि प्राण को कस ले कपाएं, और उस इतनी जकड़न इनकी इतनी मजबूत होती है कि ऐसा लगता है मानो प्राण मुंह को आ गए हो, जान बिल्कुल मुंह में आकर अटक गई हो और अंदर तक व्यक्ति कांप उठता है। सांप सी काली लताएं, जिस तरह से सांप अगर पैर में लिपट जाए और फिर वो उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है और फिर वो मनुष्य के जान लेकर ही उसे छोड़ता है, उसी तरह से ये काली काली लताएं हैं, यानी इनमें खतरा है। खतरा कैसा है? जानलेवा। बला की पाली लताएं, और बहुत भयंकर भयानक हैं ये लताएं, लताओं के बने जंगल, और इतनी अधिक लताएं हैं इन जंगलों में सतपुड़ा के कि ऐसा लगता है कि ये जंगल मानो इन लताओं के ही बने हुए हैं। कुल मिलाकर बात क्या हुई कि परिवेश में उलझने, संघर्ष की स्थितियां, खतरे, भयावहता, प्राण घातक स्थितियां इतनी अधिक हैं कि व्यक्ति को बहुत साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, उसे परिवेश के प्रति चौकन ना होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। आगे चले। नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। अब देखिए, जब भी हम किसी घने जंगल में प्रवेश करते हैं और बहुत घना, इतना घना जंगल है कि उसमें हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती, तो हम प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो हमें आगे बढ़ते बढ़ते अपने आसपास के वृक्षों को, लताओं को हटाना पड़ेगा। तो कवि उसी का पूरा एक बिंब प्रस्तुत करते हैं मकड़ियों के जाल मुंह पर, कि जब हम इसमें प्रवेश करते हैं जंगल में तो हमारे, क्योंकि मकड़ियों ने जाले बना रखे हैं लताओं में और वृक्षों के बीच में, तो जब हम इनके बीच से गुजरने की कोशिश करते हैं तो ये मकड़ियों के जाले हमारे मुंह पर आते हैं। यानी बहुत खतरनाक और घातक स्थितियां इस जीवन में, इस परिवेश में व्याप्त है। और क्या होता है, और हमारे सिर के बाल उन लताओं में उलझकर पूरे के पूरे हमारे मुंह पर आ जाते हैं, मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुंह पर। और क्या होता है, जिस तरह से मच्छर के काटने से लाल और काले दाग मुंह पर हो जाते हैं, उसी तरह से मच्छर के जैसे छोटे छोटे यहाँ पर कीटाणु हैं, जो कीट हैं, जो कि हमें काट जाते हैं और तरह तरह के चेहरे पर दाग धब्बे हो जाते हैं। यानी जीवन जीने योग्य स्थितियां परिवेश में है ही नहीं, वात झंझा वहन करते। और क्या है, ये जितने जंगल जो हैं, ये वात यानी हवा, कैसी हवा,
झंझा यानी तूफानी हवा। तूफानी हवा को ये सहन करते हैं, इसलिए इसका व्यंजना क्या हुई, इसकी व्यंजना हुई कि यदि हमें इन जंगलों में प्रवेश करना है तो हमें भी तेज हवा, तूफानी हवा को सहन करने की आदत डालनी होगी, उतना साहस जुटाना होगा। यानी किसी भी अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्षों से जूझना अनिवार्य है। चलो इतना सहन करते, और अगर आप इन जंगलों में आगे चलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये सारी विषम परिस्थितियां सहनी होंगी। व्यंजित अर्थ वही है कि किसी उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष, घृणित स्थितियां, प्राणघातक स्थितियां, सभी कुछ सहना बहुत जरूरी है। कष्ट से ये सने जंगल, और ये जंगल कष्ट से भरे हुए हैं, यानी उस समय का जो वातावरण है वो कष्ट से भरा हुआ है। नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल, अजगरों से भरे जंगल, कदम कदम पर खतरे, अगम गति से परे जंगल, और इतने घने जंगल हैं कि यहां पर चलना मुश्किल है। गति से परे यानी चलने से की तो बात सोचना ही व्यर्थ है, यानी परिवेश प्रगति के अनुकूल नहीं है। यानी मनुष्य की अगर चाहे इस ऐसे परिवेश में तरक्की करना, आगे बढ़ना, तो ये परिवेश बिल्कुल उसके अनुकूल नहीं है। 7-7 पहाड़ वाले, और ये कैसे है, इसमें 7-7 पहाड़ है। सतपुड़ा के जंगलों में 7-7 पहाड़ों की श्रृंखलाएं हैं। यानी जीवन में, परिवेश में बहुत अधिक उतार चढ़ाव है, संघर्ष है। कुल मिलाकर हर जंगल का हर एक अंग इस बात का सूचक है कि परिवेश में संकट है, समस्याएं हैं, संघर्ष हैं, उत्थान और पतन की स्थितियां हैं। बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले, बाघ वाले, और कितने खतरे हैं, यहाँ शेर भी हैं या बाघ भी हैं। गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनकने जंगल, और यहाँ पर जो ध्वनियां हैं वो जीवन की ध्वनियां नहीं है, बल्कि जानलेवा ध्वनियां हैं जो हृदय को कंपायमान कर देती हैं। यानी यहाँ पर जो आवाजें गूंजती हैं वो भी भयंकर हिंसक पशुओं की, जानवरों की आवाजें गूंजती हैं, जिनसे भयभीत होकर मनुष्य एक बार अपने कदम इन जंगलों में आगे बढ़ने से पीछे हटा सकता है। यानी परिवेश में कुछ भी सुरक्षित नहीं है, यानी परिवेश पूरी तरह से असुरक्षित है। नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल, यहां तक आकर के कविता केवल और केवल किसकी ओर संकेत करती है, कविता संकेत करती है परिवेश की भयावहता की, सतपुड़ा के घने जंगलों की भयावहता की, परिवेश के प्रति अनमनेपन की। लेकिन इसके बाद कविता एक नए दौर में प्रवेश करती है, एक नई भावभूमि में प्रवेश करती है। लिखते हैं, इन वनों के खूब भीतर, कि इतने भयानक वन हैं जिनमें प्रवेश करने के बारे में हमें सोचना पड़ेगा 10 बार, लेकिन इनके भीतर भी जीवन है, आनंद है, सुरक्षा है, प्राण है, आनंद की स्थितियां हैं, उल्लास है, उमंग है। इन वनों के खूब भीतर, इन वनों के, इतने भयानक वनों के भीतर भी जीवन है। 4 मुर्गे 4 तीतर पाल कर निश्चिंत बैठे, विजन वन के बीच बैठे, झोंपड़े पर फूस डाले, गोंड तगड़े और काले। कि इन वनों के भीतर गोंड एक आदिवासी जाति होती है, वो तगड़े और बहुत बलशाली और काले हैं, जिन्होंने 4 मुर्गे यानी कुछ मुर्गे पाल रखे हैं, तीतर पाल रखे हैं, और निश्चिंत भाव से बैठे हैं। उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं होता, जिस खतरे को, जिन सतपुड़ा के जंगलों की भयावह स्थितियों को देखकर हम भयभीत हैं, उसके बीचों बीच ये अपना घर बना करके बैठे हैं। यानी साहस की पराकाष्ठा तब है जब विपरीत परिस्थितियों के बीच भी हम आनंद पूर्वक, साहस पूर्वक अपने आप को स्थापित करें। जब कि होली पास आती, और जब होली का त्योहार आता है, वो इन गोंडों के लिए बहुत बड़ा आनंद और उल्लास का पर्व होता है। जब कि होली पास आती, सरसरारी घास खाती। देखिए, पहले शुरुआत में वर्णन किया था, काश चुप है काश चुप है, घास चुप है, यानी सब तरफ सन्नाटा था। लेकिन जैसे ही जीवन की लहर आती है, यानी उमंग आती है, होली यहाँ उमंग, उत्सव, पर्व और त्योहार जितने भी होते हैं वो उमंगों के प्रतीक होते हैं। तो जैसे ही होली का पर्व आता है, गोंडों के जीवन में आनंद की लहर गूंज उठती है। तो ये वातावरण, जो परिवेश है,
वन का ये भी आनंद और उल्लास से भर उठता है। तो कवि लिखते हैं, सरसराती घास घाती, और हवा की सरसराहती हुई जब हवा बीतती है और उसके घास के ऊपर से गुजरती है, तो ऐसा लगता है कि घास भी आनंदित होकर के गा रही है। यानी भावभूमि बिल्कुल बदल गई है। पहले घास चुप है, कास चुप है, परिवेश में आतंक है, सन्नाटा है, भय है, लेकिन अब यहाँ आनंद है। तो सरसराती घास गाती और महुए से लपकती, और महुए का खिलते हैं और उनसे बहुत अच्छी गंध पूरे परिवेश में व्याप्त हो जाती है। होली के अवसर पर महुए टपकते हैं, मत करती बास आती, और बास यानी सुगंध ऐसी महुओं से आती है जो मन को आनंद से सराबोर कर देती है। और ऐसे अवसर पर गौंड आनंद और उल्लास के होली के पर्व को मनाते हैं। तो क्या करते हैं, गूंज उठते ढोल इनके, और वे ढोल बजाकर आनंद करते हैं, नृत्य और उत्सव मनाते हैं, समारोह मनाते हैं। गीत इनके बोल इनके, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। की जो जंगल नींद में डूबे हुए हैं, ऊंघते अनमने जंगल हैं, बाहरी परिवेश से बिल्कुल उपेक्षित रखते हैं व्यवहार, अनमने हैं, उनके प्रति बिल्कुल लापरवाह हैं, बेखबर हैं, ऐसे जंगल भी जब इनकी आनंद और उमंग की लहर उठती है, तो ये भी पूरे पूरे जंगल आनंद और उल्लास से भर उठते हैं। देखिए, ये जीवंतता का प्रतीक है। ये जो वर्णन है, ये पूरा जीवंतता का प्रतीक है। जागते अंगड़ाइयों में, अब देखिए कैसे, जैसे ही उनके ढोल गूंजते हैं, उनके गीतों के बोल गूंजते हैं, कवि लिखते हैं जागते अंगड़ाई, जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो और उसके बाद वो अंगड़ाई लेकर अपने आप को चैतन्य अवस्था में लेकर आता है। बिल्कुल वही बिंब यहाँ कवि प्रस्तुत कर रहे हैं। जागते अंगड़ाइयों में, खोह खड्डों खाइयों में, कि एकदम से पूरा का पूरा वन प्रदेश जो ऊंघता हुआ है, नींद में डूबा हुआ है, वो अंगड़ाई लेकर मानो जाग जाता है। यानी ढोल की स्वर लहरी के साथ, आनंद के गीतों के स्वर लहरी के साथ पूरा जंगल जो है वो चैतन्य हो जाता है। खोह खड्डों खाइयों में, और खोह यानी गुफाएं जो भी हैं जंगलों में, क्योंकि पर्वत भी हैं, गड्ढे जो भी हैं, खाइयां जो भी हैं, और उनमें जो भी घास उगी हुई है, जो पहले चुप थी, घास चुप है, कास चुप है, ध्यान रखेंगे, जो चुप थी अब क्या होती है, घास पागल कास पागल, यानी आनंद में पागल हो उठती है, मस्त हो उठती है। शाल और पलाश पागल, शाल चुप है, मूक है, पलाश मूक है, वो वर्णन कवि कर चुके हैं, लेकिन वहां भी आनंद उल्लास यानी जीवंतता व्याप्त हो जाती है। लता पागल पात पागल, डाल पागल पात पागल, मत मुर्गे और तीतर, यानी इसका उद्देश्य है कि आनंद की लहरें संपूर्ण परिवेश में व्याप्त हैं। अब इसका व्यंजित अर्थ क्या है, गूढ़ अर्थ क्या है? इसका गूढ़ अर्थ ये है दोस्तों कि यदि हम संघर्षों से जूझने का साहस कर लें, यदि हम अपने कदम भय और आतंक से डरकर पीछे ना हटाएं, तो हमें निश्चित रूप से अपना लक्ष्य प्राप्त होगा, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के बाद हमारे जीवन में आनंद की लहरें उठेंगी, और उस आनंद से, उन आनंद की लहरों से हमें कोई भी वंचित नहीं कर सकता। इन वनों के खूब भीतर क्षितिज तक फैला हुआ सा, ध्यान देंगे इन पंक्तियों पर, इन वनों के, और एक तो 4 मुर्गे 4 तीतर पाल करके गौंड बैठे हैं, अब इनके और भीतर क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक फैला हुआ सा, क्षुब्ध काली लहर वाला, मथित उत्थित जहर वाला, मेरु वाला, शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, आगे भी, एक सागर जानते हो उसे कैसा मानते हो, ठीक वैसे घने जंगल नींद में डूबे हुए से, ऊंघते अनमने जंगल, धंसो इनमें डर नहीं है, मौत का ये घर नहीं है। अब देखिए, यहां से कविता फिर एक नई भावभूमि में प्रवेश करती है। पहले सन्नाटा, भय और आतंक, उसके बाद जीवन का आनंद, अब उसके बाद है कि हर चीज की, हर स्थिति के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। इसको उसी इन पंक्तियों के द्वारा कवि उनकी ओर संकेत कर रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि इन वनों के खूब भीतर, क्षितिज जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हैं, वहां तक फैले हुए हैं ये जंगल, क्षितिज
फैले हुए हैं, मृत्यु तक मैले हुए से। क्यों मृत्यु तक मैले हुए का मतलब क्या है कि जानलेवा स्थितियां हैं यहां जानलेवा स्थितियां हैं। क्षुब्ध, क्रोध में भरकर काली काली लहरें उठने वाला, जिसे मथा गया, जिसमें से जहर निकला, जिसे सुमेरु पर्वत से मथा गया, जहां शेषनाग है, शेषनाग की रस्सी बनी, जहां शिव है, जहां विष्णु है, ऐसा एक सागर यहां व्याप्त है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि सतपुड़ा के जंगलों में समुद्र है, बल्कि इसकी व्यंजना ये है कि जिस तरह से एक समुद्र, जब समुद्र मंथन हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था दोस्तों, तो आपको याद होगा, आप जानते होंगे कि सुमेरु पर्वत की मथानी बनाई गई थी और राक्षसों और देवताओं ने, यानी दैत्यों और देवताओं ने मिलकर शेषनाग की रस्सी से, जैसे मथानी से जब भी दही बिलोया जाता है तो उसमें एक रस्सी लगाई लपेटी हुई होती है, तो उस रस्सी की जगह शेषनाग को बांधा गया था और एक हिस्सा दैत्यों के हाथ में था और दूसरा हिस्सा देवताओं के हाथ में, क्योंकि मंथन किसका करना था? छोटी मटकी में दही नहीं बिलोना था, एक अथाह अपरिमित समुद्र का मंथन करना था और उस समुद्र का मंथन किया गया था। और वो उस समुद्र में से मंथन के बाद जो वस्तुएं निकली, उनमें कुछ वस्तुएं अच्छी भी थी, यानी जीवनदायी भी थी, और कुछ वस्तुएं प्राण घातक भी थी। यानी कालकूट विष भी, जो विश्व का सबसे जहरीला विष है, यदि उसको पृथ्वी पर छोड़ दिया जाता, रहने दिया जाता, तो संभवतः सारा का सारा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था उस एक विष के प्रभाव से। कालकूट विष इतना घातक होता है। तो कालकूट विष भी निकला समुद्र मंथन से, तो दूसरी ओर अमृत भी निकला समुद्र मंथन से, जो जीवनदायी था। कालकूट विष को सृष्टि के कल्याण के उद्देश्य से, सृष्टि की सुरक्षा करने के उद्देश्य से भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया, और यही कारण है कि वो नीलकंठ कहलाते हैं। और अमृत को के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच संघर्ष हुआ और देवताओं को अमृत पिलाया गया। वो पूरी एक लंबी कहानी है, कुछ एक राक्षस भी उसमें शामिल थे, तो वो जो कि देवताओं की पंक्ति में बैठकर उस अमृत के भागीदार बने, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह से समुद्र का मंथन किया गया सुमेरु पर्वत से, जिसमें शंभु भी थे या भगवान शिव भी थे, और ऐसा कहा जाता है कि समुद्र की अनंत गहराई में, क्षीर सागर में, शेष शैया पर भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। तो सुरेश वाला इसलिए, यानी भगवान विष्णु वाला जो सागर है, उसे जानते हो। जैसे उस समुद्र मंथन के, जैसे उस समुद्र से मोती भी निकले, लक्ष्मी जी भी उसी समुद्र मंथन से निकली थी, अमृत भी निकला, विष भी निकला, और भी न जाने कितने, कल्प वृक्ष भी उसी में से निकला था। बहुत सारे अच्छी सृष्टि के लिए कल्याणकारी वस्तुएं निकली, तो कुछ घातक वस्तुएं भी निकली। उसी तरह से कवि ये व्यंजना करना चाहते हैं कि उसी समुद्र के समान ये सतपुड़ा के जंगल हैं। यदि इनमें एक और, इनका एक पक्ष ये है कि ये प्राणों के लिए संकट उत्पन्न कर सकते हैं, इन यहाँ खतरे हैं, यहाँ प्राणों के लिए भयावह स्थितियां हैं, प्राणघातक स्थितियां हैं, तो दूसरी ओर यहाँ जीवनदायी स्थितियां भी हैं। अब जीवनदायी स्थितियां क्या हैं? वृक्ष, आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारे पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। जितनी भी जहरीली गैसें होती हैं, यहाँ तक कि जो प्रदूषण होता है, उसको भी ये अपने अंदर लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, और वही ऑक्सीजन हमारी पृथ्वी को खुशहाल रखती है, हमें जीवन देती है। तो ये जो सतपुड़ा के जंगल हैं, जिनका इतना भीषण वर्णन, भयंकर वर्णन प्रारंभ में कवि ने किया, अंत तक आते आते वो हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि वास्तव में उस क्षेत्र से, जहां पर ये सतपुड़ा के जंगल मौजूद हैं, उस क्षेत्र की पूरे के पूरे पर्यावरण के संतुलन का आधार यही जंगल है। यानी अब गहरी व्यंजना क्या हुई? गहरी व्यंजना ये हुई कि यदि हमारे जीवन में संघर्ष, प्राणघातक स्थितियां या भयंकर से भयंकर स्थितियां भी आए,
तो उनका एक कोई ना कोई अच्छा पक्ष अवश्य होता है। तो हमें उन प्राणघातक स्थितियों से डरने की बजाय किस पर नजर रखनी चाहिए? उस आनंद की, उस श्रेष्ठतम स्थिति की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है, जो हमारे जीवन को एक ऐसे ऊंचे बिंदु पर ले जाकर खड़ा कर सकता है कि जहां सब पहुंचने की उम्मीद रखें, पहुंचने के लिए लालायित हो। तो उस स्थिति को यहां पर बताया गया है। आगे चले। एक सागर जानते हो, उसे कैसा मानते हो? कि वो जो सागर जिसकी मैंने चर्चा की कि उसे तुम्हारी दृष्टि में वो सागर कैसा था जिसमें से कालकूट भी निकला और अमृत भी निकला, ठीक वैसे बिल्कुल उसी सागर की तरह, यानी अच्छाई और बुराई से उपयोगी भी है और खतरनाक भी है, उन वैसे ही ये घने जंगल है। नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। अब इनमें पहले कवि कहते हैं शुरुआत में, धस सको तो धसो इनमें, लेकिन यहां अब क्या कह रहे हैं? धसो इनमें डर नहीं है, यानी जूझो, संघर्ष करो, तभी कुछ उपलब्धि प्राप्त होगी। धसो इनमें डर नहीं है, मौत का ये घर नहीं है, क्योंकि यहाँ जीवनदायी स्थितियां भी हैं। इन्हें मौत का घर मत मानो, इन्हें केवल खतरों का केंद्र मत मानो, बल्कि ये हमारे जीवन के आधार है। इसलिए यहाँ आनंद से निर्भीक होकर के विचरण करो, इनमें प्रवेश करो। उतर कर बहते, कैसे जीवन है? देखिए इस पंक्ति पर ध्यान देंगे। मौत का यह घर नहीं है, ये मौत का घर नहीं है। अब जीवनदायी स्थितियां क्या है? उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले इन वनों ने गोद पाले। कि यही वो वन है जहां जो सात सात पहाड़ियां हैं, उनसे न जाने कितने सुंदर सुंदर ध्वनि में अपनी कहानी सुनाते हुए न जाने कितनी नदियां निकलती हैं, कितने झरने निकलते हैं और कितने नाले बहते हैं। यानी एक तो पर्यावरण के संतुलन के लिए ऑक्सीजन इनकी उपयोगिता हो गई, दूसरा ये जल भी देते हैं जो हमारे जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण आधार है। इन वनों ने गोद पाले, और ये जो सतपुड़ा के घने जंगल हैं, ये इन जल के महत्वपूर्ण, कीमती, अनमोल स्रोतों को अपनी गोद में पालते हैं। लाख पंछी 100 हिरन, और क्या है? और पर्यावरण के लिए क्या जरूरी है? पक्षी जरूरी है, हिरण पशु जरूरी है। तो यहाँ पर लाखों पक्षी अपना आसरा प्राप्त करते हैं, यहाँ रहते हैं। हिरणों के न जाने सैकड़ों, कितने सैकड़ों समूह यहाँ इधर उधर चौकड़ी भरते हुए दिखाई देते हैं। चांद के कितने किरण, और चंद्रमा जब आकाश में चमकता है तब उसकी किरणों के न जाने कितने समूह इनकी, इस जो जंगली वृक्ष हैं, उनकी फूलों पर, उनकी फलियों पर गिरकर इन्हें सौंदर्य से भर देते हैं। खिल रही अज्ञात कलियां, और यहाँ न जाने कितनी कलियां ऐसी, कितने वृक्ष ऐसे हैं जिनके नाम तक हम नहीं जानते। ऐसी अज्ञात कलियां यहाँ खिलती हैं। यहाँ हरी भरी घास है, यहाँ कोमल नए नए किसलय यानी पत्ते, किसलय का अर्थ होता है पत्ते। जब पत्ता नया उगता है किसी भी वृक्ष का हो, किसी भी पौधे का हो, तो वो थोड़े से लाल रंग का होता है। तो उस रक्त किसलय यानी नए उगे हुए पत्ते के बारे में बात कर रहे हैं। पूत पावन पूर्ण रस में, और ये कैसे हैं? पूत यानी पवित्र हैं, पावन का मतलब भी पवित्र है, और पूर्ण रस से युक्त हैं। ये जंगल, जंगलों की बात कर रहे हैं। सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल, और ये जंगल घने हैं, लताओं के बने हैं। तो दोस्तों, ये हुई हमारी आज के सत्र की महत्वपूर्ण कविता भवानी प्रसाद मिश्र की सतपुड़ा के घने जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल कविता को मात्र सतपुड़ा के जंगलों के वर्णन के रूप में ग्रहण ना करें, बल्कि इसके भावार्थ, मूल भावार्थ को और सांकेतिक अर्थ को भी ग्रहण करें। यानी ये कविता स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से सतपुड़ा के जंगलों के पक्ष और विपक्ष, यानी अच्छे पक्ष और बुरे पक्ष, दोनों पक्षों को हमारे सामने उजागर करती है, और उसके जरिए हमें ये संदेश देती है कि जीवन में अच्छी स्थितियां भी होती हैं, संघर्ष भी होते हैं, और बुरी स्थितियां भी होती हैं, जानलेवा स्थितियां भी होती हैं। लेकिन मनुष्य का धर्म है कि वो उनसे घबराए नहीं, क्योंकि घबराए बिना निर्भीकता से पथ पर आगे बढ़ते रहना, जूझते हुए, संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना ही मनुष्य का धर्म है, और तभी वह सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।